नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे BA सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर। अपना टॉपिक रहेगा 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी, जो कि आपके 10 एकांकी संग्रह से लिया गया एक एकांकी है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो पहले हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा का परिचय। हिंदी की छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं प्रख्यात आलोचक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी की शिल्प विधि को मांझा है और उन्हें पाश्चात्य नाटकों के समकक्ष स्तर प्रदान किया है। इन्होंने हिंदी एकांकी को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित कर गरिमा प्रदान की है। डॉक्टर वर्मा का कवि रूप उनके एकांकियों में स्पष्ट रूप से झलकता है। सन 1930 में उन्होंने बादल की मृत्यु एकांकी विश्वविद्यालय के रंगमंच की दृष्टि से लिखा था, जिसने अपनी सफलता की छाप छोड़ी। डॉक्टर वर्मा पाश्चात्य शैली के एक ही लंबे दृश्य और अभिनयात्मक एकांकी के जनक हैं। उनके प्रमुख एकांकी हैं पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति और मयूरपंख। वर्मा जी के एकांकियों का आधार ऐतिहासिक और सामाजिक है तथा मूल स्वर आदर्शवादी हैं। उनकी काव्यात्मक अलंकृत शैली के कारण आदर्शवाद और भी पुष्ट हो गया है। सामान्यतः उनके एकांकियों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं: पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय दंपति के बीच उठने वाली प्रेम संबंधी समस्याओं से संबंधी एकांकी तथा ऐतिहासिक एकांकी। यद्यपि दोनों की विषय वस्तु भिन्न भिन्न है, लेकिन परिणति एक ही है: आदर्श की स्थापना। इसका मुख्य कारण वर्मा जी का छायावादी कवि होना है। उनके नारी चरित्र अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक परिवेश में अपना नया व्यक्तित्व खोजते खोजते भी पुरातनता के केंचुल को नहीं छोड़ पाते। लेकिन उनके ऐतिहासिक एकांकी त्याग, उदारता, क्षमा, बलिदान, सेवा आदि आदर्शों को समाहित किए हुए हैं। इसे हम गांधी युग का प्रभाव कह सकते हैं, लेकिन इस प्रभाव में राष्ट्रीय संदर्भों का अभाव है। आरंभ, कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि वर्मा जी के एकांकियों में देखे जा सकते हैं। आपकी रंग सूचनाएं विस्तृत, व्यापक और चित्रमय होती हैं। उपक्रम और उपसंहार आपके शिल्प के नए प्रयोग हैं। अब हम देखते हैं 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी का सार रूप में हम देखेंगे। यह रामकुमार वर्मा का सामाजिक एकांकी है, जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त दहेज की समस्या तथा समाज में दहेज के लोभी लोगों का वास्तविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रमुख पात्र मुरारी के पिता की अफीम की दुकान है। उनके पास अफीम बेचने का लाइसेंस है, किंतु वे दहेज लोभी हैं तथा अपने पुत्र मुरारी का विवाह एक अनपढ़ लड़के से करना चाहते हैं, केवल दहेज के लिए। यह मुरारी को स्वीकार नहीं है। जब उसके पिता अफीम लेने अन्यत्र जाते हैं तो मुरारी आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। उसकी दुकान में कुल 1 तोला अफीम है, जिसे खाकर वह आत्महत्या कर सकता है। वह उस 1 तोला अफीम की गोली बनाता है और उसे खाकर आत्महत्या करने की योजना बनाता है। लेकिन तभी वहाँ एक सुंदर युवती आती है, जो मुरारी से अफीम देने का अनुरोध करती है। वह बहाना बनाती है कि उसकी दादी बीमार है तथा वह अफीम खाकर ठीक हो सकती है, क्योंकि वह अफीम खाने की अभ्यस्त है। मुरारी समझ जाता है कि युवती झूठ बोल रही है। वस्तुतः वह युवती भी आत्महत्या करने के लिए ही अफीम खरीदने आई है, क्योंकि उसके पिता के पास दहेज देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वह उसके पिता को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए आत्महत्या
करना चाहती है। वह मुरारी को अपनी मंशा बता देती है। मुरारी उसे हरड़ की एक गोली दे देता है, जिसे युवती अफीम समझकर खा लेती है। पर काफ़ी देर होने पर भी उसे उस अफीम का असर नहीं होता है। उसे संदेह होता है कि मुरारी उसे सच बता देता है। वह कहता है कि दोनों के पिता परस्पर परिचित हैं। मुरारी को लगता है कि वह युवती से विवाह कर सकता है। युवती हरड़ की कीमत देने का प्रस्ताव करती है, तो मुरारी कहता है कि कीमत तो मिल गई, क्योंकि युवती उसे मिल गई थी। यही एकांकी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इस एकांकी में दहेज की समस्या से जूझ रहे दो युवा मनों की पीड़ा को बड़ी सूक्ष्मता से उभारा गया है। दोनों ही आत्महत्या करने पर उतारू हैं, पर दोनों ही बच जाते हैं, क्योंकि वे परस्पर मिल जाते हैं। एकांकी में जिस प्रकार तनाव का चित्रण है, उसे मंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किया जा सकता है। एकांकी के संवाद बहुत ही रोचक हैं। अब हम देखते हैं एक तोले की अफीम की कीमत एकांकी को, जिसके लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। पहले हम पात्र परिचय देख लेते हैं। मुरारी मोहन BA जिसने किया हुआ है, नए विचारों का नवयुवक है और लाला सीताराम अफीम के व्यापारी का यह पुत्र है। इसकी आयु लगभग 21 वर्ष है। कुमारी विश्वमोहिनी एनी बेसेंट कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा है। आयु 18 वर्ष है। रामदीन लाला सीताराम का नौकर है। इसकी आयु 40 वर्ष है। जोखू चौकीदार है। इसकी आयु 50 वर्ष है। समय है रात के 10 बजे के बाद। लाला सीताराम की दुकान, उसी में एक सजा हुआ कमरा, एक बड़ा टेबल, उस पर कागज़, दावात, कलम आदि सुसज्जित हैं। टेबल के आसपास 2-3 कुर्सियां रखी हुई हैं। बगल में एक बेंच जिस पर कारपेट बिछा हुआ है। दीवार पर 2-3 फोटो लगे हुए हैं, जिनमें एक मकान के मालिक सीताराम का और दूसरा उनकी पत्नी का है, जो अभी संसार में नहीं है। दोनों के बीच में श्री लक्ष्मी जी का एक चित्र लगा हुआ है। दाहिनी ओर एक साइन बोर्ड है, जिसमें लाला सीताराम अफीम के व्यापारी लिखा हुआ है। दीवार पर कुछ ऊंचाई से एक क्लॉक टंगी हुई है, जिसमें 10:15 हुए हैं। क्लॉक के बगल में एक कैलेंडर। मुरारी मोहनलाल सीताराम का लड़का है। नए विचारों में पूर्ण रीति से रंगा हुआ है। वह इसी वर्ष BA पास हुआ है। उम्र उसकी लगभग 21 वर्ष है। देखने में सुंदर है। साफ कमीज और धोती पहने हुए हैं। टेबल पर बिखरे हुए कागज़ ठीक करने के बाद वह कुर्सी पर बैठकर अखबार रख रहा है। चिंता की गहरी रेखाएं उसके मुख पर देखी जा सकती हैं। वह किसी समस्या के सुलझाने में व्यस्त मालूम होता है। एक बार अखबार से नज़र उठाकर दीवार की ओर वह सुनने में देखने लगता है। एक क्षण अखबार की ओर देखकर नौकर को पुकारते हुए रामदीन बाहर से, सरकार। रामदीन का प्रवेश घुटने तक धोती, गंजी और पगड़ी पहने हुए, बड़ा ही बातूनी है, लेकिन है समझदार। आकर नम्रता से खड़ा हो जाता है। मुरारी, रामदीन बाबूजी जाते वक्त कुछ कह गए हैं? रामदीन कहता है हाथ जोड़कर, कोई खास बात नहीं सरकार। कहते रहे कि मुरारी भैया को देखते रहना, तकलीफ न हो। नहीं तो रामदीन तुम जाने ऐसन कहत रहें सरकार। मुरारी लापरवाही से, ऐसा कहा? हंसकर, हाँ मुझे क्या तकलीफ होगी। रामदीन, कब आने को कहा है? रामदीन कहता है सरकार परसों शाम के कहा है, बहुत ज़रूरी काम है, नहीं तो काहे जाते सरकार। मुरारी, परसों आएंगे? कौन तारीख है? कैलेंडर की ओर देखता है। जुलाई। ठंडी सांस लेकर, खैर। रामदीन मुरारी को चिंतित देखकर, सरकार जल्दी कर, काम खत्म हो जाए तो जल्दी आ जाएं। कोई बात है सरकार? मुरारी लापरवाही से, कोई बात नहीं। बाबूजी गए किस लिए हैं, तुम्हें मालूम है? रामदीन हाथ झुलाकर, ए लो सरकार, आप लोग न जानो, हम गरीब मनई सरकार के काम को का समझें। हाँ, कहते रहे कि अफीम अब बढ़ाए गई है। गाजीपुर से नवा कारोबार
चालू भवा है, यही बरे जाना पड़ गया। मुरारी कहता है, मुझसे तो बातें ही नहीं हो सकी। मैं समझा किसी से कुछ तय करने के लिए गए हैं। मेरी आजकल कुछ ज़्यादा फिक्र मालूम होती है। रामदीन कहते हैं, काहे न होए सरकार, अब तो आपे तो हैं, और कौन है सरकार। मुरारी, अच्छा। घड़ी की ओर देखकर रामदीन, अब जाओ तुम, 10 बज चुके हैं। रामदीन, सरकार, हमका तो हुक्म है कि यही दुकान में सोना सरकार। मुरारी, नहीं जी, तुम घर जाओ, मैं तो हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अकेला ही सोऊंगा, किसी का डर है क्या, और फिर चौकीदार तो है ही। रामदीन, सरकार नाराज़ होंगे सरकार, मैं तो यहीं पड़ा रहूँगा। मुरारी कहता है, क्यों, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है। रामदीन कहता है काहे नहीं सरकार, तेजी है, तेजी की माँ है, ओकेर तबीयत सरकार, कल ही से कुछ दिख है, यानी उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई दिक्कत है। मुरारी, तब तो तुमको जाना चाहिए। हाँ सरकार, बहुत दिक्क है, मुदा बड़े सरकार नाराज़। मुरारी, नहीं, मैं कह दूंगा, यह क्या बात कि घर में लोग बीमार हो और तुम यहीं पड़े रहो। रामदीन हाथ जोड़कर, वाह है सरकार, आप दीन दयालु हैं, काहे न होए सरकार, आप तो दीन की परबस्ती। मुरारी, खैर यह कोई बात नहीं। रामदीन हाथ जोड़कर, तो सरकार मैं रुक कर जाऊं। मुरारी, हाँ, सुबह ज़रा जल्दी आ जाना। रामदीन, बहुत अच्छा सरकार, सरकार की क्या बात। रामदीन अपना बिस्तरा उठाकर जाने को तैयार होता है। मुरारी सोचता हुआ, क्यों जी रामदीन, तुम्हारी शादी कब हुई थी। रामदीन संकुचित होता हुआ, हैं सरकार, शादी तेजी की माँ की शादी सरकार, जमाना गुजर गया। बिस्तरा ज़मीन पर रखता हुआ, अब तो तेजी के शादी के फिक्र हैं सरकार, आप ही करेंगे, दांत निकालता है। मुरारी, अच्छा, बहुत दिन बीत गए, और रामदीन, तुमने शादी के पहले तेजी की माँ को तो देखा होगा। रामदीन कहता है, राम कहो सरकार, हम तो उही का तब जाना जब तेजी का जन्म होए का बखत आवा सरकार, भरे घर में कौन के का देखत है, माँ बाप सबे तो रहें, जब लो तेजी की माँ से मुलाकात का बखत आवे तब लोग घर में अंधियारा हो जात रहा, और सरकार आपन मेहरिया का मुख देखे से का, देखा तो ठीक न देखा तो ठीक, जब ऊ का अपनाए लिहिन तब सरकार भली बुरी सबे ठीक है। नम्रता और